नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से। खासतौर पर उनके बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने ना एक नया सर्कुलर जारी किया है। बिल्कुल। ये निर्देश सीधा नियोक्ताओं मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए हैं, लेकिन असर तो हर कर्मचारी पर पड़ेगा जिसका पीएफ कटता है। हमारे पास वो सर्कुलर भी है, ईपीएफओ रीजनल ऑफिस बेंगलोर सेंट्रल का। नंबर है NO BGBNG CRCS 2526 और तारीख है 18 अगस्त 2025। तो आज की इस बातचीत का मकसद क्या है? देखिए, सीधा सा है। ईपीएफओ ना अब प्रक्रियाओं को और आसान और स्ट्रीमलाइंड करना चाह रहा है। और सबसे जरूरी, जो सदस्यों का डेटा है वो बिल्कुल साफ सुथरा अपडेटेड हो। अच्छा। ताकि भविष्य में कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना आए। और इसकी जिम्मेदारी काफी हद तक नियोक्ताओं पर डाली है। और किन चीजों पर खास जोर है? मैंने सुना 2 चीजें अहम हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, पुराने जितने भी पीएफ खाते हैं उनको मौजूदा यूएएन वाले खाते में ट्रांसफर करवाना। ओके, यानी कंसोलिडेशन। जी। और दूसरा, ई नॉमिनेशन पूरा करवाना। ये 2 मुख्य फोकस एरियाज हैं। तो ये तो फिर सभी के लिए काम की बात हुई जिनका भी पीएफ खाता है, खासकर बैंगलोर रीजन वालों के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए फिर खोलते हैं सर्कुलर को, देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्यों ये इतना ज़रूरी माना जा रहा है। वैसे ईपीएफओ तो लगातार कोशिश कर ही रहा है अपने सर्विसेज को बेहतर बनाने की, ज़्यादा डिजिटल करने की। हाँ हाँ, वो तो है। ये सर्कुलर भी शायद उसी दिशा में एक कदम है ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट जैसा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ईपीएफओ अब जो पुरानी दिक्कतें थी ना, जैसे कई पीएफ खाते लोगों के खुले रह जाते हैं। हाँ, वो जॉब बदलते हैं तो नया खुल जाता है, पुराना रह जाता है। एग्जैक्टली। या फिर जानकारी अधूरी है या गलत है या कुछ खाते सालों से इनएक्टिव पड़े हैं। शायद इन सबसे अब वो निपटना चाहते हैं। मतलब डेटा क्लीन अप ड्राइव। हाँ, कह सकते हैं। एक साफ और सटीक डेटाबेस बनाना अब उनकी शायद टॉप प्रायोरिटी बन गया है, ताकि आगे की जो सर्विसेज हैं वो स्मूथली चल सके। हाँ, ये बात तो सही है। अगर बेस डेटा ही गड़बड़ होगा तो फिर ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह में दिक्कतें तो आएंगी ही। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी निर्देश पर आते हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया, पीएफ खातों का विलय मतलब कंसोलिडेशन। हाँ। सर्कुलर क्या कहता है इस बारे में? सर्कुलर इसमें बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि नियोक्ताओं को अपने सभी मौजूदा कर्मचारियों को, मतलब जो एक्टिव ईपीएफ सदस्य हैं, जी। उन्हें ये सलाह देनी होगी और मदद भी करनी होगी कि वो अपने पिछले सारे पीएफ खातों को अपने मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन में ट्रांसफर करने के लिए क्लेम फाइल करें। अच्छा, सिर्फ सलाह नहीं, मदद भी करनी होगी। हाँ, सर्कुलर में लिखा है कि उन्हें एडवाइज एंड असिस्ट करना है। Okay. मतलब बताना भी है और प्रक्रिया में सहायता भी करनी है। ये एक तरह से नियोक्ता की जिम्मेदारी बताई गई है। और ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है इसका? देखिए, फायदे कई हैं। सबसे बड़ा तो ये कि कर्मचारी को अपनी कुल जमा पीएफ राशि का एक क्लियर व्यू मिलता है। हाँ, पता चलता है टोटल पैसा कितना हुआ। बिल्कुल। दूसरा, जब सारी जानकारी एक यूएएन से जुड़ जाती है तो ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। पासबुक देखनी हो, क्लेम करना हो, कुछ भी। तीसरा, जैसा सर्कुलर में भी मेंशन्ड है, ये उन पूर्व कर्मचारियों के लिए भी मददगार है जिनके पुराने खाते शायद अपडेटेड ना हो। वो जॉइंट डिक्लेरेशन देकर अपनी जानकारी सही करवा सकते हैं ताकि वो पुराने खाते भी मौजूदा यूएएन से जुड़ सकें। अच्छा। तो असल में ये पक्का करता है कि हर कर्मचारी का पूरा पैसा एक ही जगह पर रहे, सुरक्षित और अपडेटेड। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड की साफ सफाई नहीं है, बल्कि कर्मचारी के लिए अपनी पूरी सेविंग्स को एक जगह देखने और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस करने की सुविधा भी है। हाँ। इससे भविष्य में जैसे पीएफ ट्रांसफर हुआ या फाइनल विड्रॉल, उस टाइम की भागदौड़ और जो दिक्कतें आती हैं उनसे बचा जा सकता है। एकदम सही कहा आपने। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश, ई नामांकन यानी ई नॉमिनेशन। हाँ, ई नॉमिनेशन। इस पर भी आजकल काफी जोर दिया जा रहा है। नियोक्ताओं के लिए क्या निर्देश हैं इसमें? ये भी उतना ही जरूरी बताया गया है। सर्कुलर कहता है कि नियोक्ताओं को सभी मौजूदा सदस्यों को ई नामांकन फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, एनकरेज करना होगा। क्यों? मतलब इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ई नॉमिनेशन की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये पक्का करता है कि अगर किसी सदस्य के साथ भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए,
तो उनके जो कानूनी वारिस हैं या जिन्हें उन्होंने नॉमिनेट किया है, उनको बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे, बिना किसी प्रोसेस की देरी के आसानी से और जल्दी से उनका पीएफ का पैसा मिल जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ पीएफ बैलेंस होता है या और भी कुछ? नहीं, इसमें पीएफ बैलेंस के साथ साथ पेंशन का जो भी हिस्सा बनता है वो, और ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का लाभ भी शामिल है। ईडीएलआई वो क्या है? वो सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाला एक तरह का बीमा लाभ है। ये सदस्य के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ओह, ओके। तो नियोक्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारियों को इसकी अहमियत समझाएं और इसे पूरा करने में, फाइल करने में उनकी मदद करें। यानी खाता विलय और ई नॉमिनेशन, ये दो मुख्य काम हैं जिनमें नियोक्ता को सीधे कर्मचारी की मदद करनी है, और ये वाकई कर्मचारी और उनके परिवार के हित में है। बिल्कुल। अच्छा, इन दो के अलावा और क्या है जिस पर नियोक्ता को ध्यान देना है? सर्कुलर में शायद यूएएन एक्टिवेशन का भी जिक्र था। हाँ, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। देखिए, यूएएन तो जनरेट हो जाता है, पर उसे एक्टिवेट करना कर्मचारी का काम है। लेकिन सर्कुलर कहता है कि नियोक्ता को ये सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी अपना यूएएन एक्टिवेट कर लें। वजह साफ है, बिना एक्टिव यूएएन के कर्मचारी कई ऑनलाइन सेवाओं का फायदा ही उठा नहीं सकते, जैसे अपनी पीएफ पासबुक देखना हो, ऑनलाइन क्लेम करना हो, या यही ई नामांकन फाइल करना हो। ये सब एक्टिव यूएएन से ही होता है। इसके लिए कोई टाइमलाइन भी दी है क्या सर्कुलर में? हाँ, दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का यूएएन किसी खास महीने में जनरेट होता है, उन्हें अगले महीने की 15 तारीख तक उसे एक्टिवेट कर लेना चाहिए। अच्छा, अगले महीने की 15 तारीख तक? जी, ताकि सर्विसेज बिना रुकावट चलती रहें, और साथ ही ये भी पक्का करना है कि कर्मचारी अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पैन नंबर वगैरह भी यूएएन पोर्टल पर अपडेट रखें। ये सब आजकल जरूरी हो गया है। मान लीजिए कोई कर्मचारी ये 15 तारीख वाली डेडलाइन मिस कर जाए तो क्या उसकी सेवाएं फौरन रुक जाएंगी या बाद में दिक्कत होगी? देखिए, सर्कुलर ये तो नहीं कहता कि सेवाएं तुरंत रुकेंगी, पर हाँ, ये पक्का है कि भविष्य में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसे अगर बैंक खाता लिंक नहीं है तो क्लेम ही फाइल नहीं होगा, यूएएन एक्टिवेट नहीं है तो पासबुक नहीं देख पाएंगे। ये डेडलाइन शायद इसलिए दी गई है ताकि प्रोसेस में देरी ना हो और ईपीएफओ का डेटाबेस जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए। समझ गया। तो यूएएन एक्टिवेशन और उससे जुड़ी जानकारी अपडेट रखना भी लिस्ट में है। हाँ। अब आते हैं केवाईसी सीडिंग पर। इसमें बैंक और पैन की बात है, यहाँ क्या खास है? हाँ, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, इसकी जानकारी यूएएन से जोड़ना, जिसे सीडिंग कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्कुलर 2 तरह की केवाईसी सीडिंग पर जोर दे रहा है। कौन सी 2? पहला है बैंक केवाईसी। ये तो जैसा मैंने कहा, क्लेम फाइल करने के लिए अनिवार्य है। कर्मचारी को अपना एक्टिव बैंक अकाउंट यूएएन से लिंक करना होता है और उसे आधार ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। सर्कुलर ये भी याद दिलाता है कि कर्मचारी के लिंक करने के बाद भी ना बैंक और फिर ईपीएफओ द्वारा उसका वेरिफिकेशन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ लिंक करना काफी नहीं, वेरिफिकेशन भी जरूरी है। जी, इसीलिए सलाह दी जाती है कि कर्मचारी जल्द से जल्द अपना बैंक खाता लिंक कर दें। इसके लिए भी वही टाइमलाइन है, जिस महीने यूएएन जनरेट हुआ उसके अगले महीने की 15 तारीख तक। ठीक है, बैंक केवाईसी तो समझ आया, क्लेम के लिए जरूरी है। पर ये पैन केवाईसी की जरूरत खास तौर पर कब पड़ती है पीएफ में? पैन केवाईसी मुख्य रूप से टैक्स के लिए जरूरी है, खासकर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। पीएफ पर टीडीएस वो कब कटता है? हाँ, सर्कुलर 2 सिचुएशन बताता है। एक, जब कोई कर्मचारी 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले अपना पीएफ निकालता है और अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है। ओके, ये तो पता था। दूसरी सिचुएशन थोड़ी नई है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी के खुद के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस ब्याज पर टीडीएस कटेगा। हाँ बाप रे, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज पर? जी, तो अगर पैन नंबर यूएएन से लिंक है तो टीडीएस नॉर्मल रेट पर कटता है, लेकिन अगर पैन लिंक नहीं है तो टीडीएस बहुत ज्यादा मतलब हायर रेट पर कट सकता है। ओह, तो पैन लिंक करना बहुत जरूरी हो गया अब तो। हाँ बिल्कुल, साथ ही पैन लिंक होने से ब्याज का कैलकुलेशन भी सही रहता है, और इसके लिए भी डेडलाइन वही है, यूएएन जनरेट होने के अगले महीने की 15 तारीख तक पैन लिंक करना जरूरी है। ये डेडलाइन अगले महीने की 15 तारीख, ये तो बार बार आ रही है।
मतलब ये काफी सीरियसली लिया जा रहा है। नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को इस बारे में साफ-साफ बताना होगा। बिल्कुल बताना होगा। चलिए, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। फॉर्म 5A में स्वामित्व की विवरणी दाखिल करना और डिजिटल हस्ताक्षर करना। ये तो पूरी तरह से एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लग रही है। हाँ, ये पूरी तरह से नियोक्ता से जुड़ा हुआ कंप्लायंस है। सभी रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए ये कानूनी जरूरत है कि वे फॉर्म 5A में अपनी ओनरशिप की डिटेल्स EPFO के पास फाइल करें। सर्कुलर ये भी साफ करता है कि अगर कंपनी के स्वामित्व में कोई बदलाव होता है या कोई नई ब्रांच खुलती है तो फॉर्म 5A को अपडेट करना मैंडेटरी है। ओके। टाइम पर और सही जानकारी देना इसलिए जरूरी है ताकि EPFO के पास हमेशा कंपनी की करेक्ट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे। इससे कंप्लायंस में मदद मिलती है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर का क्या रोल है? हाँ, इसमें एक और खास बात बताई गई है। डिजिटल सिग्नेचर या दूसरे कामों के लिए ना केवल वही व्यक्ति ऑथराइज्ड सिग्नेटरी माना जाएगा जिसका नाम मालिक के तौर पर फॉर्म 5A में दर्ज है और जिसे मालिक ने ऑथराइज किया है। मतलब सिर्फ किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे देने से काम नहीं चलेगा जब तक उसका नाम फॉर्म 5A में ऐड नहीं होता। ये शायद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए किया गया है। ठीक है, ये तो हुई कंपनी लेवल की बात। अब उन कर्मचारियों का क्या जो नौकरी छोड़ देते हैं? उनके रिकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए सर्कुलर निकासी की तारीख अंकित करना, मतलब डेट ऑफ एग्जिट मार्किंग के बारे में क्या कहता है? ये भी नियोक्ता की एक अहम जिम्मेदारी है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाता है तो नियोक्ता को EPFO के सिस्टम में उसकी डेट ऑफ एग्जिट यानी DOE डालनी होती है। सर्कुलर ये भी बताता है कि वैसे तो कर्मचारी खुद भी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ये डेट डाल सकता है सिस्टम में। अच्छा, कर्मचारी खुद भी कर सकता है? हाँ, 2 महीने बाद। लेकिन अगर नियोक्ता इसे टाइम पर कर दे तो इसके कई फायदे हैं। इससे EPFO के पास हमेशा एक्यूरेट जानकारी रहती है कि कौन कर्मचारी अभी काम कर रहा है और कौन छोड़ चुका है। और ये जानकारी EPFO के किस काम आती है? ये जानकारी EPFO को सही एनालिसिस करने और कंप्लायंस एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करती है। मतलब एक तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्लायंस में। मतलब अगर नियोक्ता इसमें देरी करता है तो EPFO के डेटा में एक तरह का गैप आ जाता है जिससे शायद बाद में दिक्कत हो सकती है। डेटा एक्यूरेसी यहाँ भी जरूरी है। निश्चित रूप से। और इन सभी ऑनलाइन कामों को, चाहे वो फॉर्म 5A जमा करना हो या KYC अप्रूव करना हो या डेट ऑफ एग्जिट मार्क करना हो, इन्हें सिक्योर तरीके से करने के लिए जो आखिरी चीज जरूरी है वो है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी DSC। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC। ये तो आजकल बहुत जगह लगता है। EPFO के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों जरूरी है? DSC आप समझ लीजिए ऑनलाइन दुनिया में आपकी डिजिटल पहचान और साइन है। EPFO के साथ सिक्योर ऑनलाइन लेन देन और कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है। तो नियोक्ता को क्या करना है? नियोक्ताओं को ये पक्का करना होगा कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के पास एक वैलिड DSC हो, और सिर्फ होना काफी नहीं है, उसे एक्सपायर होने से पहले रिन्यू करवाना, EPFO के पोर्टल पर रजिस्टर करना और अपडेट रखना भी जरूरी है। अगर DSC वैलिड नहीं है या अपडेटेड नहीं है तो फिर नियोक्ता कई जरूरी ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कर्मचारियों के क्लेम को ऑनलाइन अटेस्ट करना या फॉर्म 5A जैसे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जमा करना। प्रोसेस रुक सकता है। ठीक है, तो हमने ये 7 मुख्य बिंदु कवर कर लिए। पुराने PF खातों का विलय, नामांकन, UAN एक्टिवेशन, बैंक और पैन KYC सीडिंग, फॉर्म 5A फाइलिंग, नौकरी छोड़ने की तारीख डालना और DSC को अपडेट रखना। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो निचोड़ के निकलता है। मतलब ये सब क्यों किया जा रहा है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सब कुछ असल में डेटा को साफ सुथरा, एक्यूरेट और अपडेटेड रखने की एक बड़ी कोशिश है। इन निर्देशों से क्या होगा? सदस्य खातों का कंसोलिडेशन होगा, डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिससे EPFO भविष्य में बेहतर और तेज सर्विसेज दे पाएगा। तो बेसिक फंडा वही है, क्लीन डेटा, बेटर सर्विस। बिल्कुल। सोच यही है कि अगर शुरुआत में ही जानकारी सही और पूरी हो तो बाद में ट्रांसफर हो, विड्रॉल हो या नॉमिनी का क्लेम हो, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत स्मूथ हो जाएंगी। कर्मचारियों को बेवजह की देरी और चक्रों से छुटकारा मिलेगा। और जैसा सर्कुलर में दीफारा है, ये नियोक्ताओं के लिए भी एक मौका है कि वो अपने रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर कोई गलती या कमी है तो उसे सुधार लें। हाँ, ये डबल साइडेड बेनिफिट है।
ये पक्का करता है कि कर्मचारी का जो डिटेल है वो हर जगह कंसिस्टेंट और सही हो। बिल्कुल। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सहयोगात्मक प्रयास है। ईपीएफओ ने गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए नियोक्ताओं का एक्टिव सपोर्ट चाहिए। और सर्कुलर में इसकी तारीफ भी की गई है कि नियोक्ता इसमें सहयोग करें। आखिर में फायदा तो सभी का है। कर्मचारी को बेहतर सेवा, नियोक्ता का कंप्लायंस बेहतर और रिकॉर्ड सही, और ईपीएफओ का सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट। एक्यूरेट और इंटीग्रेटेड डेटा ही फ्यूचर की अच्छी सेवाओं का बेस है। तो अगर हम इसे नियोक्ताओं के लिए एक्शन पॉइंट्स में समेटें, नंबर 1, कर्मचारियों को पुराने पीएफ खाते मौजूदा यूएएन में ट्रांसफर करने में मदद करें। जी नंबर 2, ई नामांकन के लिए पुश करें और असिस्ट करें। बिल्कुल। 3, यूएएन एक्टिवेशन और उससे जुड़ी जानकारी, मोबाइल, बैंक, पैन अपडेट करवाना पक्का करें, खासकर नए जॉइनीज के लिए जो टाइमलाइन है उसमें। हाँ, वो 15 तारीख वाली। चौथा, फॉर्म 5A सही से भरें और टाइम पर अपडेट करें। 5वां, नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की एग्जिट डेट टाइम पर मार्क करें। और छठा, अपना डीएससी हमेशा वैलिड और अपडेटेड रखें। यही है मुख्य बातें। हाँ, मोटे तौर पर यही है, और कर्मचारियों के लिए इसके फायदे भी साफ है। अपने पीएफ खाते और जानकारी तक आसान पहुंच, सारा पैसा एक जगह जमा दिखेगा, भविष्य में ट्रांसफर या निकालने में आसानी, और सबसे जरूरी, उनके न रहने पर उनके परिवार या नॉमिनी के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। हाँ, वो ई नॉमिनेशन वाला पॉइंट। जी, और नियोक्ताओं के लिए भी फायदे हैं। कंप्लायंस स्कोर बेहतर होगा, रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहेंगे, और शायद कर्मचारियों के सवाल भी कम होंगे क्योंकि प्रक्रियाएं ज्यादा ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाएंगी। अच्छा, मान लीजिए किसी नियोक्ता या कर्मचारी को इन निर्देशों के बारे में और जानना है या कुछ कंफ्यूजन है, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? सर्कुलर में कुछ बताया है? हाँ, सर्कुलर में साफ लिखा है कि किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए या तो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट देखें www.epifindia.gov.in, या फिर सीधे अपने संबंधित ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क करें। वेबसाइट या ऑफिस? जी, और सर्कुलर के आखिर में ये भी लिखा है कि नियोक्ताओं की मदद के लिए एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी उपलब्ध है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स करके, उसे भी वो देख सकते हैं। अच्छा, एक पूरी बुकलेट भी है? हाँ, तो उससे उन्हें इन सभी प्रोसेस को समझने और लागू करने में और मदद मिल सकती है। बढ़िया। ये जानकारी बेंगलोर क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए तो यकीनन बहुत काम की साबित होगी। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से ईपीएफओ डिजिटलीकरण और डेटा एक्यूरेसी पर इतना जोर दे रहा है और अब नियोक्ताओं के जरिए इस डेटा को ठीक करवा रहा है, तो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या हम भविष्य में इस क्लीन डेटा के बेस पर कंप्लायंस चेक्स के और ज्यादा ऑटोमेटेड तरीके देखेंगे? हो सकता है। या शायद कर्मचारियों के लिए और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड या प्रोएक्टिव सेवाएं शुरू की जाएं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बेहतर डेटा इकोसिस्टम बन रहा है, ये पीएफ एडमिनिस्ट्रेशन के भविष्य को कैसे शेप देता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब इस डेटा का आगे और क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है। जी, ये हमारे श्रोताओं के लिए भी सोच